हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करियरवेल। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, हम लोगों ने एनिमल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है और आज एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम दांतों के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार सभी लोग लाइव आएँ और बताएं कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो हम आज के सेशन का करेंगे आगाज़ यानी शुभारंभ। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो प्रिंस हमारे साथ हैं, प्रिंस प्रिंस कुमार, दो प्रिंस हमारे साथ हैं, परीक्षा यादव, बंटी स्वामी। सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है। रजनी हमारे साथ हैं, बंटी स्वामी, प्रिंस, बपन, विश्वास, बिल्कुल प्रेजेंट हैं आप लोग। राधे राधे। अंजलि हमारे साथ हैं। तो चलिए, सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है। बिना किसी देर के हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने दांतों का जिक्र किया था कि ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन के टीथ एक जैसे नहीं हैं, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। इसलिए हम अपने दांतों को कह रहे थे हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में मीन्स विभिन्न प्रकार के दंत, है ना? विभिन्न प्रकार के दंत हमारे पास थे, ठीक है। और कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। आईसीपीएम, आईसीपीएम, ठीक है जी। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। और फिर हमने कहा था कि ये जो हाथी के जो दांत होते हैं वो रूपांतरित कृंतक होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है जी। संकेत साहब, क्लियर है ना सब कुछ? आवाज़ और तस्वीर हमारी जा रही है? सत्यजीत रॉय साहब, राधे राधे। मोहित हमारे साथ हैं, नमस्ते। स्नेहा हमारे साथ हैं, ठाकुर शिवानी हमारे साथ हैं, राधे राधे शिवानी। आशीष कुमार मीना साहब हैं। तो अब देखिए, कमेंट को बंद करिए और चलिए हम लोग चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे, कि दांतों की संरचना और उनके कार्य के आधार पे दांतों को 4 प्रकार में बांटा था। लेकिन ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे भी दांत 2 तरह के हम लोग बोल सकते हैं। एक जो पहली बार दांत आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसे कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। और जब दूध के दांत टूटते हैं तो इसकी जगह पे जो दांत आते हैं उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। तो ये जो विभाजन है दांतों का, ये है उत्पत्ति के आधार पे, वो था स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे। कल का पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है, अभी करवाते हैं, ठीक है, अभी करवाते हैं। तो अब ये जो है, हम अपने दांतों को बोल सकते हैं डाइफायोडोंट, द्विवार दंती। किसके आधार पे? ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा, बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले क्लास में, वो थोड़ा सा रिकैप दिखा रहा था आपको। उत्पत्ति के आधार पे हमारे दांत 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक कहलाता है मिल्क टीथ, दूध के दांत, है ना, जो पहली बार आते हैं, और जब ये टूटते हैं तो इसकी जगह पे आते हैं स्थायी दांत। इसलिए हम अपने दांतों को क्या बोल सकते हैं? द्विवार दंती, 2 बार उगने वाले दंत, है ना। दांतों के 2 सेट होते हैं। दांतों का जो पहला सेट आता है माय डियर फ्रेंड्स, उसे कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। और जब दूध के दांत टूटते हैं तो उसकी जगह पे जो दांत आ जाते हैं उसको कहते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। आपको ये बताना है कि मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है। बंटी पूछ रहे हैं सर बायो की क्लासेस कितनी होगी? तो 40 से 50 क्लासेस होंगी, ठीक है। वो तो पहली क्लास में बताया था आपको, पूरा मतलब सिलेबस भी बताया है आपको। इंट्रोडक्शन नहीं देखा क्या? तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? तो मिल्क टीथ की संख्या जो होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है आपकी कितनी? मिल्क टीथ की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और जब ये टूटते हैं तो इसकी जगह पे आते हैं परमानेंट टीथ, उसको कहते हैं 32। 32 यही होती है, लोग कहते हैं ना 32 तोड़ देंगे तुम्हारा, 32 मतलब ये होता है। तो एक सवाल यहां से बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, है ना। टीथ डेट आर डेवलप्स 2 टाइम्स इन लाइफ टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जल्दी बता दीजिए। अच्छा, अपलोड हो जाएगी, घबराइए मत, अभी अपलोड करवाते हैं, ठीक है तनु? हाँ, बुक बस छप रही है, बस महीने 1.5 महीने के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त बुक आएगी मार्केट में, एकदम सटीक बुक,
घबराइए मत। तो अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत उगते हैं, ऑप्शंस हैं 4, 12, 20, 28, बताइए आप लोग। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत उगते हैं? ठीक है जी, जल्दी बताएं। नोट्स बना लिए वीओडी से? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो देखो भाई साहब कि उत्तर इसका हो जाएगा 20। क्यों? आप कहोगे 20 दांत पहली बार उगेंगे और ये सारे टूटेंगे, इसकी जगह पे 20 दोबारा आएंगे, तो 20 दांत जीवन में 2 बार उगे कि नहीं उगे, ये बताओ। अच्छा, कितने नए उगे के 32 हुए? कितने नए उगे के 32 हुए? तो आप कहेगा सर 32 माइनस 20 बराबर कितना? 12। 12 दांत जीवन में एक ही बार उगते हैं। पहली बार कितने दांत आए? 20 दांत आए, और 20 ये सारे टूट गए, उसकी जगह पे 20 नए उगे, तो 20 दांत जीवन में 2 बार हुए ना। अच्छा, कितने दांत नए उगे के 32 हुए? 12 ना। तो जीवन में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी? 12। और 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी? 20। नोट कर लीजिएगा। तो जीवन में ऐसे लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लिख लीजिएगा जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या 20 और जीवन में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या 12। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज करके नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है जी। फेस पर दाने क्यों आते हैं? फेस पर दाने आते हैं जब आदमी जवान होना शुरू होता है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फेस पर दाने आते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद यानी यौनारंभ के बाद जो अगर आपके फेस पर दाने आते हैं तो पेट साफ आपका नहीं है ना। सैलेड वगैरह खाइए, कब्जियत नहीं रखिए तो पेट पर फेस पर दाने नहीं आएंगे। मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते रहिए, सब्जी का यूज करिए और सिट्रस फ्रूट का यूज करिए, खट्टे फल का यूज करिए, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, लेमन जूस लेते रहिए तो दाने नहीं आएंगे। कोई शक? ओके। तो ये हो गया हमारा कि पहली बार जो दांत आते हैं वो कहलाता है दूध के दांत, टूटने पर जो आता है वो कहलाता है स्थायी दांत। दूध के दांत 20 और अस्थायी दांत 32। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कि मिल्क टीथ में इंसीजर कितने, प्री मोलर कितने, मोलर्स कितने, परमानेंट टीथ में मोलर्स कितने, प्री मोलर्स कितने, इंसीजर कितने, तो सबको एक एक करके तो याद रखना मुश्किल है ना। तो हम दांतों की संख्या और उसका क्रम याद रखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। ठीक है, तो अब 11th क्लास पे आ रहे हैं क्योंकि डेंटल फॉर्मूला आपको 10th तक नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, उतना टफ नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद डेंटल फॉर्मूला। ठीक है जी, डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला, हिंदी में इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स दंत सूत्र। ये डेंटल फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ, ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या बटा नंबर ऑफ टीथ इन नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ, लोअर हाफ, निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या गुना 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी योर डेंटल फॉर्मूला। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या, हिंदी वाले लिखेंगे ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या बटा निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या गुना 2 बराबर क्या हो गया? डेंटल फॉर्मूला। कुछ नहीं आया समझ में? समझाते हैं इसको। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहे हैं सर, है ना। अब भी समझाता हूं, एकदम आसान कर दूंगा मैं आपको, घबराना नहीं है मेरे रहते हुए। ठीक है जी, कहना क्या चाह रहा हूं देखिए, ये सपोज करें कि आपका ऊपरी आधा जबड़ा है यहां से यहां तक। ठीक है, ये ऊपरी आधा जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है पूरा, और यहां से हाफ कर दें, ये ऊपरी आधा जबड़ा हो गया, और ये निचला आधा जबड़ा हो गया यहां से यहां तक। तो हम क्या करते हैं दंत सूत्र बनाने के लिए, ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या और बटा निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या, है ना, और 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? डेंटल फॉर्मूला। क्योंकि ऊपरी आधे जबड़े में जितने दांत और जितने तरह के दांत, ठीक इधर भी उतने ही दांत और उतने तरह के दांत। निचले आधे जबड़े में जितने दांत और जितने तरह के दांत,
ठीक इधर भी उतने ही दांत और उतने तरह के दांत, यानी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का मिरर इमेज होता है। जैसे इधर मान लिया है आपका आई सी पी एम, कर अच कृंतक रदनक अग्र चवर्णक, तो इधर भी क्या होगा आई सी पी एम, ठीक इधर भी होगा। यानी तो जितने दांत और जितने तरह के दांत इधर, ठीक उतने ही दांत और उतने तरह के दांत इधर। नीचे भी निचले आधे जबड़े में जितने दांत और जितने प्रकार के दांत, इधर भी उतने ही दांत और उतने प्रकार के दांत। तो हमने क्या लिया कि ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या लिया, निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या लिया, और क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया, क्योंकि जितने दांत इधर होंगे इतने दांत इधर होंगे, जितने दांत इधर होंगे इतने दांत इधर होंगे, है ना। तो डेंटल फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या लिख दिया कि ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या बटा निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या गुना 2 बराबर क्या हो गया डेंटल फॉर्मूला। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो हम आपका जबड़ा दिखा देते हैं और समझा देते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, परमानेंट टीथ स्थायी दांत, स्थायी दांत का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, स्थायी दांत का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्थायी दांत का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2123 बटा 2123 गुना 2 बराबर 32, और क्रम वही लिखेंगे क्या ICPM, ICPM यानी कर अच। ये क्या है डेंटल फॉर्मूला है किसका, स्थायी दांत का क्या है डेंटल फॉर्मूला है, स्थायी दांत का डेंटल फॉर्मूला है, दंत सूत्र है। आप कहेगा सर ये क्या है 2123 गुना 2 बराबर 32 कैसे हो गया। तो ये 2123 क्या लिखा है आपने, ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या, और नीचे क्या लिखा है निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या। 2123 बटा 2123 गुना 2 बराबर 32, ये 32 कैसे हो गया देख लीजिए। ये रहा आपका ऊपरी जबड़ा, देखिएगा ये रहा ऊपरी जबड़ा पूरा, और ये रहा आधा जबड़ा। देखिए ऊपरी आधे जबड़े में इंसीजर कितने होंगे, 2 होंगे, इंसीजर यानी कृंतक कितने होंगे, 2 होंगे। केनाइन कितना होगा, 1 होगा। रदनक कितने होंगे, 1 होंगे। उसके बाद देखिए प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक कितने होंगे, प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक कितने होंगे, 2, और मोलर कितने होंगे, 3। पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, तो मोलर यानी चवर्णक कितने हो गए, 3। तो डेंटल फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या बटा निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या गुना 2 बराबर 32। तो ऊपरी आधे जबड़े में देखो कितने दांत हो गए, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर हो गए 3। तो टोटल कितने दांत हो गए, 2 1 3 2 5 3 8। तो ऊपरी आधे जबड़े में हो गए 2 1 3 2 5 3 8। कृंतक 2, रदनक 1, अग्र चवर्णक 2, चवर्णक 3। तो 2 1 3 2 5 3 8 हो गया ना। निचले आधे जबड़े में भी ऐसा ही होगा, देखो इंसीजर कितने 2, केनाइन कितना 1, प्रीमोलर कितने 2, और मोलर्स यानी चवर्णक कितने 3। तो निचले आधे जबड़े में भी वैसा ही है, कृंतक 2, रदनक 1, अग्र चवर्णक 2, चवर्णक 3। चवर्णक कितने 3। तो निचले आधे जबड़े में भी कुल कितने दांत हो गए, 2 1 3 2 5 3 8। तो देखिए ऊपर 8 नीचे 8 कितना हो गया टोटल 16। ठीक इधर भी वैसा ही होगा। तो इसलिए 2 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा, है ना। तो इसमें अपना मैथ्स अप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं कि यहां से काट कूट के इसको बराबर कर दो। हम क्या करेंगे, ऊपर जितने दांत है उसको सबको जोड़ देंगे,
निचले जितने दांत है सबको जोड़ देंगे और टोटल करके 2 से गुना कर देंगे। तो ऊपरी आधे जबड़े में 8 दांत, निचले आधे जबड़े में 8, 8 8 16 और 16 दूनी 32। क्योंकि इधर ऊपरी आधे जबड़े में जितने दांत और जितने तरह के दांत, इधर भी उतने ही दांत और उतने तरह के दांत, यानी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का मिरर इमेज होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ कि परमानेंट टीथ में कृंतक कितने होंगे, मतलब इंसीजर कितने होंगे, तो उत्तर क्या होगा? अकल दांत अभी बताते हैं। करिश्मा कह रही कि मेरे 28 ही हैं, इसका मतलब अभी अकल दांत नहीं आया, आपका विजडम टीथ नहीं आया। नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि बताओ इंसीजर कितने, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तो बताओगे, एक एक करके कैसे याद रखोगे आप? नहीं आया समझ में? सूरज सिंह करेंगे सर आज भी क्लास है, तो क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए। हमारा कोर्स जितना जल्दी और जितने टाइम पे खत्म हो जाए उतना अच्छा है ना, तो ये आपके लिए। इंस्टाग्राम नहीं आ रही है, आएगी। तो अगर पूछा जाए कि इंसीजर कितने हैं, तो 2 2 4, 4 दूनी 8, ये 2 से गुना करना मत भूलिएगा, 8 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि बताओ कि केनाइन यानी रदनक कितने हैं, तो 1 1 2, 2 दूनी 4। उसी तरह से पूछा जाए अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर कितने हैं, तो 2 2 4, 4 दूनी 8। और चवर्णक कितने हैं, तो 3 3 6, 6 दूनी 12 होगा ना। अरे भाई 3 इधर है तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, है कि नहीं? 3 इधर होगा। ओके, तो 2123 बटा 2123 गुना 2 बराबर क्या होगा? 32। ये हो गया हमारा परमानेंट टीथ का क्या, डेंटल फॉर्मूला। उसी तरह से अब हम लोग मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। किसका? दंत सूत्र देखने जा रहे हैं मिल्क टीथ का, दूध के दांत का। दूध के दांत का डेंटल फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2102 बटा 2102 गुना 2 बराबर 20। क्रम वही होगा ICPM। क्या याद रखेंगे? ICPM, दैट इज कर अच, कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। तो देखिए बच्चों में बात करेंगे तो इंसीजर यानी कृंतक 2 होते हैं, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते और मोलर्स 2 ही होते हैं। मोलर्स कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते, मोलर हो गए 2, तो ऊपरी आधे जबड़े में कितने हो गए? 2 1 3 2 5। नीचे भी वैसा ही होगा, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर नहीं, मोलर 2, तो 2 1 3 2 5, ऊपर 5 नीचे 5, 10 10 दूनी 20, क्योंकि इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा। अगर कोई आपसे बोल दे कि बच्चों में बता दो इंसीजर कितने होंगे, तो कहेंगे 2 2 4, 4 दूनी 8। पूछ लिया था केनाइन कितने होंगे, 1 1 2, 2 दूनी 4। पूछा था कि बच्चों में प्रीमोलर कितने होते हैं, तो 0, प्रीमोलर होते ही नहीं है। और मोलर कितना? 3 3 की बजाय 2 2 होते हैं, तो 2 2 4, 4 दूनी 8। ये जो लास्ट मोलर है ना, इधर एक आएगा, इधर एक आएगा, इधर एक आएगा, इधर एक आएगा, एक ऊपर में लास्ट आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है, 4 की संख्या में। अंतिम जो चवर्णक होगा या थर्ड मोलर होगा, पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, है ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये जो लास्ट मोलर होता है वो 18 से 25 साल की उम्र में आता है। और ये जो लास्ट मोलर है या थर्ड मोलर है, इसको कहते हैं विजडम टीथ, अकल की दांत, या अकल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल दांत। अब इसका IQ से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में ये दांत जो है वो 18 से 25 साल की उम्र में आता है, और 18 से 25 साल की उम्र तक जमाने की ठोकरें खाते खाते कुछ अकल तो आ ही जाती है। तो ये जो अंतिम चवर्णक होता है ना, एक ऊपर आएगा, एक इधर आएगा,
एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो आप देखिएगा कि काफी वो दर्द होता है, काफी दर्द होगा, क्योंकि ये जबड़े आपके हार्ड हो जाते हैं ना, जबड़े के बोन हार्ड हो जाते हैं, और बच्चों में सॉफ्ट रहता है तो वो निकल जाता है आसानी से। उस समय भी दर्द करता है बच्चों को, लेकिन कम दर्द करता है। लेकिन अभी जब निकलेगा आपका ना, तो ये दर्द होगा, ये दर्द होगा। तो 18 से 25 साल तक की उम्र आते आते जो है ये विजडम टीथ जो है वो आ जाता है ना। तो अगर पूछा जाए कि डेंटल फार्मूला जो है वो मिल्क टीथ का कितना है, तो 2102 बटा 2102 गुना 2 बराबर 20। तो बस याद रखना है कि भाई परमानेंट टीथ का 2123 और इसका 2120। हो गया सबको? कोई दिक्कत समझने में? आया डेंटल फार्मूला समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विजडम टीथ क्या होता है, अकल की दांत क्या होती है, तो कहिएगा सर ये क्या होता है, लास्ट मोलर, लास्ट मोलर या थर्ड मोलर, अंतिम चवर्णक, अंतिम चवर्णक, या जो तीसरा चवर्णक होता है, अंतिम चवर्णक या तीसरा चवर्णक जो है वो कहलाता है आपका विजडम टीथ। कितनी संख्या में होगी? 4 की संख्या में, 4 इन नंबर, 4 इन नंबर, 4 की संख्या में, 4 की संख्या में, 4 इन नंबर, 4 की संख्या में। एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक ऊपर एक नीचे, है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो विजडम टीथ है एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक अवशेषी अंग होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी में रहते हैं, वो अंग जो हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होता, उनका कोई कार्य नहीं होता। तो वो अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित तो हैं लेकिन कोई कार्य नहीं करते, ऐसे अंगों को कहते हैं अवशेषी अंग। उसमें से एक हमारा है कौन? एक हमारा है विजडम टीथ। क्या है? विजडम टीथ। ये विजडम टीथ इतना साइड में है आपके बक्कल कैविटी के एकदम लास्ट में कि इसका फूड को चबाने में कोई रोल नहीं है, उधर फूड जाता ही नहीं है। हाँ, फूड को फंसाने में उसका रोल है, उधर जाकर फूड फंस जाता है। और अगर आपके ब्रशिंग का तरीका प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले कैविटी उसी में होती है ना, सबसे पहले उसी में कैविटी हो जाएगी, क्योंकि उधर जाकर भोजन अक्सर फंस जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में कुल अवशेषी अंगों की संख्या कितनी है, कुल अवशेषी अंगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देता हूं, 4, 8, 50, 100। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं 25 की हूं और 28 दांत, 32 दांत नहीं हुए। कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 100। 100। हमारे शरीर में 100 अंग ऐसे हैं जिसका कोई काम नहीं है। अब हम इन वेस्टिजियल ऑर्गन को देखेंगे कहां पर? इन वेस्टिजियल ऑर्गन को हम लोग देखेंगे एकदम लास्ट जो टॉपिक हमारा होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। 4 तो एक ही अंग हो गया ना, 4 की संख्या। विजडम टीथ एक अंग है, उसकी संख्या कितनी है? 4। ऐसे ऐसे 100 वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में है जो काम नहीं करते। जैसे हमारा अपेंडिक्स भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। पुरुषों के जो निपल्स हैं वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। मनुष्यों में, अब महिलाओं में ये पोषण देते हैं बच्चों को, पुरुष में जो निपल्स हैं उसका क्या काम है ना। तो अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में कुल अवशेषी अंगों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा 100 अंग ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो काम नहीं करते। उसमें से एक अभी याद रख लीजिए, विजडम टीथ, है ना, जो 4 की संख्या में है।
और अपेंडिक्स हो गया, है ना। ये वाला हमारा ईयर पिन्ना हो गया। ये अब हम लोग अपना कान घोड़े गधे की तरह हिला नहीं सकते, तो ईयर पिन्ना को मूव करने वाले जो मसल्स हैं वो वेस्टिजियल हो गए, है ना। तो इस तरह से 100 अंग ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में काम नहीं करते, तो उत्तर इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपसे कहा था कि हम डाइजेशन को 3 सेगमेंट में देखेंगे। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन में क्या होता है ये हमने देख लिया, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। डाइजेशन कहाँ होता है ये देख लिया हमने, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाया। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये डाइजेशन कैसे होता है। ये सबसे प्यारा सा सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें हम एंजाइम वगैरह की बात करेंगे। डाइजेशन कैसे होता है ये जानने से पहले आप ये बताइए मुझे कि डाइजेशन करता कौन है। डाइजेशन करता कौन है? ऋतिका का उत्तर सही था, विवेक भी सही थे, शिवम गुप्ता 8 कह रहे थे, गलत हैं आप, कोई बात नहीं है, आज गलती हो गई। सत्यम भी सही है, 4 मतलब 4th नंबर या 4 की संख्या बतला रहे हैं। तो डाइजेशन करता कौन है? तो आप कहेगा सर डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम्स, है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन की प्रक्रिया कि भाई डाइजेशन होता कैसे है। तो डाइजेशन होता कैसे ये जानने से पहले ये लिख लीजिए कि डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम्स। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में तोड़ना, और इसको तोड़ता है कौन? एंजाइम। सो पाचन की प्रक्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर ये एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो आप कहिएगा सर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, जरा उसे याद रख लीजिएगा। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अपवाद अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर आप लोग बता दीजिए। उत्तर है आपका राइबोजाइम। क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो आरएनए है जो एंजाइम जैसा फंक्शन करता है। तो अगर पूछा जाए कि एंजाइम क्या होते हैं तो प्रोटीन होते हैं, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, हाँ डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन डाइजेशन करता कौन है? तो एंजाइम करता है, और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। या लिखा रहेगा कि एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये बायो कैटालिस्ट क्या है? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलिए, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कैटालिस्ट पढ़ा होगा ना, उत्प्रेरक। ये कैटालिस्ट क्या होते हैं बताइए? आप कहेंगे सर कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, कैटालिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन के रेट को, प्रतिक्रिया की दर को, रिएक्शन के रेट को यानी प्रतिक्रिया की दर को चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं मतलब, परिवर्तित कर देते हैं मतलब या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। परिवर्तन का मतलब ये होता है ना, या तो बढ़ाना या फिर घटाना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैटालिस्ट क्या होता है केमिस्ट्री में, तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, प्रतिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करना मतलब या तो घटाना या फिर बढ़ाना। तो वो पदार्थ जो प्रतिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्प्रेरक जो है वो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को घटाते हैं, बोथ नन, तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? उत्प्रेरक वो होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को घटाते हैं। उपर्युक्त दोनों कोई नहीं, तो आप कहेगा उपर्युक्त दोनों। लेकिन मैं ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं, देखना। कैटालिस्ट वो होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं,
प्रतिक्रिया की दर को घटाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को कांस्टेंट रखते हैं, बराबर रखते हैं, है ना, चेंज होने नहीं देते, या कांट से कुछ कह नहीं सकते। अब बताइए अब उत्तर क्या होगा, अब आपका उत्तर क्या होगा। यहां पे तो था बोथ, तो आपने बोथ लगा दिया उत्तर, लेकिन अब हमने ऑप्शन चेंज कर दिया कि उत्प्रेरक वो होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, एक समान रखते हैं, नन ऑफ दिस। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों में किसी एक को प्रायोरिटी देने को पड़े तो आप कहेगा जनरली बढ़ाते हैं, जनरली बढ़ाते हैं, कभी कभी ये घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को चेंज करते हैं। एंजाइम भी उत्प्रेरक हैं, लेकिन चूंकि ये बॉडी में बनते हैं, एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में बनते हैं, इसलिए इसे बायोकैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। बात आ रही है समझ में? ओके। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंजाइम होते हैं प्रोटीन, बायोकैटालिस्ट, बोथ, नन, फिर से क्वेश्चन आ गया, एंजाइम होते हैं प्रोटीन, बायोकैटालिस्ट, बोथ, नन, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ, है ना। एंजाइम का नेचर क्या है? प्रोटीन है, लेकिन काम क्या है? तो कैटालिस्ट वाला काम है। काम क्या है? कैटालिस्ट वाला काम है। ठीक है जी विवेक, आ रही है बात समझ में? सूर्य प्रकाश, ऋतिक, अर्पण मुखर्जी, आशीष कुमार, मीना, अंजलि, जनरली इंक्रीज करते हैं। यस, अंजलि सिंह जनरली इंक्रीज करते हैं, कभी कभी घटा भी देते हैं। तो ये तो थोड़ा सा हल्का सा हमने बोल दिया एंजाइम के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो हमारे बक्कल कैविटी से शुरू होती है। कहाँ से? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी वो जगह जहाँ से हम फूड को चबाना शुरू करते हैं, है ना, चबाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, अंजलि ने बिल्कुल सही सटीक उत्तर दिया। जनरली इंक्रीज करते हैं, सामान्यता बढ़ाते हैं, कभी कभी ये घटा भी सकते हैं। सनी, हाँ हम डलवाते हैं पीएनजी, घबराइए मत, अभी आने दीजिए हमारे टेक्निकल टीम को, हम अभी अभी डलवाते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख्य गुहिका में पाचन। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी तरफ, मजा आ जाएगा। डाइजेशन से अब तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखिए हमारा बक्कल कैविटी है ना, और ये इसोफेगस है, और ये आपका स्टमक है। तो देखिए ये था हमारा बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में हम जब फूड को चबाते हैं तो ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स बोले तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। जब हम फूड को अपने बक्कल कैविटी में चबाते हैं तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं? क्या स्रावित करते हैं? स्रावित करना मतलब निकालना। क्या स्रावित करते हैं? सलाइवा। क्या सेक्रीट करते हैं? सलाइवा, यानी लार स्रावित करते हैं। और लार में एक एंजाइम होता है, लार में इकलौता एंजाइम होता है, बता दीजिए कौन सा? लार में जो एंजाइम होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसका नाम है टाइलिन। तो जब हम फूड को अपने बक्कल कैविटी में चबाना शुरू करते हैं तो हमारी लार ग्रंथियां तुरंत एक्टिव होकर क्या सेक्रीट करती हैं, क्या स्रावित करती हैं? सलाइवा यानी लार। और लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। एक बड़ा ही वाहियात सवाल पूछा कि टाइलिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो टाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन को और किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो जब हम फूड को अपने बक्कल कैविटी में चबाते हैं तो हमारी लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और स्रावित करती हैं लार, और लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन को कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। जो भोजन में मौजूद स्टार्च को, है ना, स्टार्च को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। स्टार्च को किस में बदल देता है? स्टार्च को बदल देता है किसमें?
स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। किस में बदल देता है? माल्टोज में। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलाइवा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन किसका डाइजेशन करता है? तो स्टार्च का। टाइलिन किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। स्टार्च को किस चीज में बदल देता है? माल्टोज में। ये माल्टोज क्या है आगे समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीडीएस के लेवल का सवाल, ये तो सीजीएल लेवल का सवाल हो गया कि टाइलिन किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। अब सीडीएस लेवल का सवाल, पीसीएस लेवल का सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे बक्कल कैविटी में फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन होता है? बताइए। हमारे मुख्य गुहिका में भोजन के किस घटक का पाचन होता है उत्तर की अपेक्षा? बताइए। बताइए। हम शुक्ला, बिल्कुल सही था आपका। सलाइवा मोस्टली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। यस। तो किसका डाइजेशन करती है ये बताइए अंजलि। स्टार्च है क्या? तो अगर पूछा जाए कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हम आलू खाते हैं, उसमें मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। चावल खाते हैं, मुख्यतः उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम क्या है? स्टार्च। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भोजन के किस घटक का पाचन होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता। प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता। सिर्फ किसका डाइजेशन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। नीव कुमार ने बिल्कुल सही पकड़ा कि मैं पूछना क्या चाह रहा था। बात आ रही है समझ में संकेत साहब, निधि यादव? ओके। तो बस बक्कल कैविटी में तो इतना ही होता है। ये जब तक हम मुंह में फूड को चबा रहे होते ये सारा काम हो जाता है। सूर्य प्रकाश, बिल्कुल सही आप। अंजलि कह रहे हैं कि काब का होता है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। नाउ अब हम भोजन को निगल लेंगे तो ये भोजन जो है वो आपका फेरिंग्स इसोफेगस होता हुआ कहाँ आ जाएगा? स्टमक में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? स्टमक में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन। डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन। देखिएगा, ये था हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हम फूड को चबा रहे थे। बक्कल कैविटी में फूड को चबा रहे थे, फूड को निगल लिया तो ये है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स बोले तो ग्रसनी। और ये है आपका इसोफेगस, बोले तो ग्रास नली। ग्रास नली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम बक्कल कैविटी से फूड को निगलेंगे तो ये भोजन जो है वो फेरिंग्स इसोफेगस होता हुआ कहाँ आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर स्टमक में आ जाएगा। ये देखो आ गया स्टमक में भोजन, आमाशय में। तो क्या फेरिंग्स में और इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता फूड का? आप कहेंगे यस सर। अगर पूछा जाए कि फेरिंग्स में और इसोफेगस में डाइजेशन होता कि नहीं होता, तो आप कहिएगा सर फेरिंग्स और इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता। बस ये फूड को कंडक्ट करता हुआ ले आता है कहां पर? आमाशय में। तो बक्कल कैविटी से जब हम फूड को निगलेंगे तो फेरिंग्स इसोफेगस होता हुआ कहाँ आ गया? बोलो ना, स्टमक में। देखो फूड जैसे ही स्टमक में आएगा ना, स्टमक की दीवारों से एक एसिड रिलीज होगा। उस एसिड का नाम जरा बताएं आप लोग। स्टमक की दीवारों से एक अम्ल स्रावित होगा, उस अम्ल का नाम जरा आप लोग बताएं। तो वो अम्ल है HCl। क्या है? HCl। HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप कहेगा सर एसिड क्या कर रहा है ये स्टमक में?
केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ये तो जला डालते हैं। संक्षारक प्रकृति कहने का मतलब एसिड को आप त्वचा पे डालें, धातु की सतह पे डालें, मार्बल की सतह पे डालें, उसको जला डालता है, उसको खराब कर डालता है। तो ये अम्ल यहाँ पे क्या कर रहा है, और फिर इस अम्ल से अमाशय की दीवार को बचाता कौन है ना। तो इन सभी पहलुओं पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि इस HCl का काम क्या होता है। तो HCl का पहला फंक्शन देखिए कि जब हम फूड को निगलते हैं और ये फूड आता है स्टमक में, तो फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, है ना, मतलब बैक्टीरिया हो गया और भी कुछ पैथोजन रोगाणु हो गया, उसको मार देता है। तो ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कि स्टमक में भोजन आया है ना, तो स्टमक में भी एंजाइम होंगे जो भोजन को पचाएंगे। स्टमक में भी एंजाइम होंगे जो भोजन को पचाएंगे, पर स्टमक में जो कुछ एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, सोए रहते हैं। उसको जगाता है कौन, HCl, कि भाई फूड आ चुका है, चलो उसको डाइजेस्ट करना है। मतलब क्या हुआ कि भले ये स्टमक में डाइजेशन करने वाले सारे एंजाइम मौजूद हैं, लेकिन अगर ये HCl नहीं होगा तो डाइजेशन की शुरुआत ही नहीं होगी, डाइजेशन की शुरुआत ही नहीं होगी। तो भोजन जैसे ही अमाशय में पहुंचता है, अमाशय की दीवारें HCl स्रावित करती हैं। When food reaches to the stomach, its wall secretes HCl. When food reaches to the stomach, its wall secretes HCl. जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय की दीवारें HCl स्रावित करती हैं, और HCl का कार्य क्या है कि इट किल्स द बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस प्रेजेंट इन योर फूड। ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं एवं अन्य रोगाणुओं को नष्ट करता है, और ये अमाशय में मौजूद एंजाइम को एक्टिव करता है। क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। जैसे अमाशय में एक एंजाइम होता है माय डियर फ्रेंड्स, पेप्सिनोजेन। क्या नाम है एंजाइम का, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन नाम का एक एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम है ना, वो इनएक्टिव एंजाइम है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है ना, चादर ओढ़कर सोया हुआ है, इनएक्टिव है। HCl आएगा और इससे चादर खींच लिया, बन गया क्या, पेप्सिनोजेन से क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। अब ये जो पेप्सिन हो गया ना, वो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। जैसे कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ है, चादर आपने खींच लिया तो अब वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये पेप्सिनोजेन है ना, यानी जेन क्या है, उसका चादर है। HCl ने वो चादर खींच लिया, क्या बन गया, पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है वो किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, यानी अगर ये HCl नहीं होता तो ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में नहीं बदलता, और ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन नहीं करता। तो दो काम है HCl का कि इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। और दूसरा क्या है बताइए, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्टमक, ये अमाशय में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करता है। तो ये दो फंक्शन हो गए इसके। तो एक सवाल पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति है और उसकी व्यक्ति का कोई दुर्घटना हो गया है, और उस दुर्घटना में उस व्यक्ति के अमाशय में जो HCl स्रावित करने वाली कोशिकाएं थी वो नष्ट हो गई हैं। HCl स्रावित करने वाली कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं, तो बताइए उस व्यक्ति में किसका पाचन प्रभावित होगा, किसका पाचन प्रभावित होगा, है ना। ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है और उसका कोई अज्ञात दुर्घटना हो गया है, और उस दुर्घटना के कारण अम्ल स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उस व्यक्ति में किसका पाचन प्रभावित होगा,
किसका पाचन प्रभावित होगा? तो उत्तर हो जाएगा केवल प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि देखो HCl क्या कर रहा था? पेप्सिनोजेन को किस में बदल रहा था? पेप्सिन में। और पेप्सिन डाइजेशन किसका कर रहा था? प्रोटीन का। किसका डाइजेशन कर रहा था? प्रोटीन का। तो अगर ये HCl नहीं होगा, है ना, अगर अम्ल स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो HCl स्रावित नहीं होगा। जब HCl स्रावित नहीं होगा तो ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में नहीं बदलेगा और फिर प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि किसी अज्ञात दुर्घटना से किसी व्यक्ति के पेट की दीवार की अम्ल स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो किसका पाचन प्रभावित होगा? उत्तर है केवल प्रोटीन का। किसका? केवल प्रोटीन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आमाशय की दीवारों को HCl के प्रकोप से बचाता कौन है? HCl तो जला डालेगा ना आमाशय की दीवारों को, तो आमाशय की दीवारों को HCl के प्रकोप से बचाता कौन है? तो ये देखिए, ये मान लिया कि आमाशय आपका है और ये आमाशय की दीवार है। आमाशय की दीवार पर एक लेयर होती है, एक परत होती है, उस परत का नाम है श्लेष्मा की परत। ठीक है, तो ये है आपका स्टमक यानी आमाशय, और ये आमाशय के ऊपर है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा की परत। श्लेष्मा की परत, ये श्लेष्मा की जो परत है ना, वो क्या करता है कि आमाशय की दीवारों को HCl के प्रकोप से बचाता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? लिख लीजिएगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स the wall of the stomach, the wall of the stomach from HCl। श्लेष्मा की परत आमाशय की दीवारों को, श्लेष्मा की परत आमाशय की भित्ति को, आमाशय की भित्ति को HCl से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि आपने अगर ज्यादा खाना खा लिया है या खराब खाना खा लिया है या समय पर नहीं खाया है तो HCl ज्यादा सेक्रीट हो जाता है, और HCl का ज्यादा सेक्रीट हो जाना कहलाता है एसिडिटी। क्या कहलाता है? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब HCl का ज्यादा स्रावित हो जाना। अगर आपने एसिडिटी को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपके आमाशय की दीवारों में ज़ख्म हो जाएगा, घाव हो जाएगा, और आमाशय की दीवारों में घाव हो जाना ये कहलाता है आपका पेप्टिक अल्सर। क्या कहलाएगा? पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। अल्सर मतलब क्या होता है? ज़ख्म या घाव। आमाशय की दीवारों में घाव हो जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है आमाशय की दीवारों में घाव हो जाना। क्यों? HCl ज्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है, आपने एसिडिटी को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये HCl आमाशय की दीवारों को खाने लगेगा और आमाशय की दीवारों में जख्म हो जाएगा, और आमाशय की दीवारों में जख्म आना कहलाता है पेप्टिक अल्सर। तो याद कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि पेप्टिक अल्सर के दो कारण होते हैं। पेप्टिक अल्सर, आपके कमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे माय डियर फ्रेंड्स, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो कल पूछ लीजिएगा। कमेंट अचानक से चला गया है, ठीक है? तो अगर आज के सेशन में कोई डाउट आ रहा होगा, है ना, तो कल पूछ लीजिएगा। पेप्टिक अल्सर का एक कारण क्या हुआ? पेप्टिक अल्सर का एक कारण हुआ एसिडिटी। एसिडिटी को कंट्रोल में ना रखना, एसिडिटी। और दूसरा कारण हो गया हमारा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है H. पाइलोरी।
एच पाइलोरी, क्या नाम है? एच पाइलोरी नाम का क्या है? एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु। ये सीडीएस में सवाल था। तो एक तो एसिडिटी को आप कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, और दूसरा एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो अमाशय की दीवारों में जख्म यानी पैप्टिक अल्सर कॉज करता है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे का जिक्र करेंगे। एक बार कमेंट दिखना आ रहा है? तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आपके सवाल लेंगे, है ना। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। और हमने प्लांट न्यूट्रिशन का अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन, उसको एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा।